आप जानते हैं कि आज जिस गर्व के साथ आप 1857 की क्रांति को भारत की जनता द्वारा अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ा गया प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं, अंग्रेज उसे सैनिक विद्रोह या गदर कहते थे और 1907 तक कांग्रेस के तत्कालीन जो नेता थे वो लोग भी इसे गदर ही कहते थे। ये वीर सावरकर ही थे जिन्होंने सबसे पहले हमें ये गौरवान्वित इतिहास समझाया, वरना आज इतिहास की किताबों में एक ही स्वतंत्रता संग्राम लिखा जाता और वो होता 1947 का। यूं ही नहीं, अंग्रेजों ने उस मात्र 27 साल के युवा सावरकर को काला पानी जैसी कठोर सजा भुगतने के लिए अंडमान की जेल में भेज दिया था। ऐसे ही कई भ्रमों को दूर करते हुए उन छुपे हुए कारणों को इस एपिसोड में हम लोग समझेंगे कि सावरकर 1906 से 1910 तक लंदन में रहते हैं, अर्थात केवल 4 साल, और उन 4 सालों में सावरकर ने ऐसा क्या कर दिया कि अंग्रेजों के दिल दहल उठे और सावरकर जैसे बौद्धिक क्रांतिकारी को कठोरतम कारावास दे दिया गया। नमस्कार मित्रों, मैं आपका साथी, आपका सहयोगी ओमेंद्र भारत। तो मित्रों, पिछले एपिसोड में मैंने सावरकर को छोड़ा था 1906 में, जब वो एक स्कॉलरशिप पाकर लंदन पढ़ने चले जाते हैं, जो कि उन्हें राष्ट्रवादी नेता बाल गंगाधर तिलक के अनुमोदन पर मिली थी। अगले वर्ष यानी 1907 में 1857 की क्रांति के 50 साल पूरे हो रहे थे। ध्यान से समझिएगा पूरी बात को। एक चीज आपको यहां बताना चाहूंगा कि अंग्रेज कभी भी 1857 की क्रांति को भारत की जनता द्वारा लड़ा गया प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नहीं मानते थे, क्योंकि इससे विश्व पटल पर उनकी साख पर बट्टा लगता कि वो भारत में मानवाधिकार का हनन कर रहे हैं और तभी वहां की जनता उनसे स्वतंत्रता का युद्ध लड़ रही है। अंग्रेज 1857 की क्रांति को म्यूटनी यानी गदर कहते थे, जिसका मतलब वो आम हिंदी भाषा में समझाते थे सैनिक विद्रोह। यानी उनका वर्जन यह होता था कि 1857 में सैनिकों के बीच में कुछ मारकाट हो गई, भारत की जनता और अंग्रेजी सत्ता इसमें कोई उनका खास मतलब नहीं था। अर्थात वो ये समझाना चाहते थे, वो ये स्थापित करने का प्रयास करते थे कि जनता में कोई असंतोष नहीं था, जो कि एक बहुत बड़ा झूठ था। पर विडंबना देखिए कि कांग्रेस की जो तत्कालीन वर्किंग कमेटी थी 1907 तक की, वो भी इस बात का विरोध नहीं करती थी, बल्कि वो भी इसे गदर ही स्वीकार करती थी और कहती थी। अच्छा, लंदन में जहां एक तरफ 1907 में ब्रिटिश हुकूमत 1857 की म्यूटनी को कुचलने की 50वीं वर्षगांठ का जश्न मनाने की तैयारी कर रही थी, वहीं लंदन पहुंच चुके सावरकर ने निर्णय लिया कि हम उसकी स्वर्ण जयंती मनाएंगे। 10 मई 1907 को लंदन के इंडिया हाउस में उससे संबंधित कार्यक्रम का आयोजन भी उन्होंने कर दिया। मतलब अंग्रेजों की छाती पर ही मूंग धरने का काम उन्होंने वहां पे चालू कर दिया 1907 में। और उसमें दिए भाषण में उन्होंने 1857 की क्रांति को सबूतों के साथ साबित किया कि यह गदर यानी विद्रोह नहीं, बल्कि भारत की जनता द्वारा अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ा गया प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। और इतना ही नहीं, उन्होंने 1908 तक इस विषय पर विस्तार से एक किताब लिख दी, जिसका नाम रखा द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। लंदन से लेकर पेरिस और जर्मनी तक इस किताब को छपवाने का बहुत प्रयास किया गया, लेकिन कोई पब्लिशर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लिखी उस किताब को छापने के लिए तैयार नहीं हुआ, क्योंकि अंग्रेजी हुकूमत के जासूस चारों तरफ फैले हुए थे और कोई भी पब्लिशर अंग्रेजी साम्राज्य से उस समय जो है मुकाबला नहीं करना चाहता था, उनके खिलाफ आवाज नहीं उठाना चाहता था, क्योंकि जो भी आवाज उठाएगा, वो जो फैले हुए जासूस थे, वो उन्हें म्यूट करने में, यानी कि उनकी आवाज को शांत करने में लगे रहते थे। फिर भी प्रयास जारी रहे और हॉलैंड में गुप्त रूप से 1000 पेजों वाली ये किताब छपवाकर फ्रांस से होते हुए भारत पहुंचा दी जाती है और फिर वो जंगल में आग की तरह भारत में फैलना चालू हो गई। राष्ट्रवादी लोगों के लिए वो किताब एक पवित्र पुस्तक के रूप में बन गई और भारतीय जनता ने 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहना चालू कर दिया, जिसे फिर अंग्रेजों के लिए रोक पाना असंभव हो गया और अंग्रेजों ने उस किताब पर, जो इंग्लिश में लिखी गई थी, उस किताब पर बैन लगा दिया और मराठी में उसका अनुवाद छपने वाला था और छपने से पहले ही उसके ऊपर
बैन लगा दिया जाता है। और आपको बता दूं कि जिस किताब पे जो अंग्रेजी में फ्रांस की तरफ से छपते हुए हॉलैंड से जो आई थी, उस पे 1947 तक बैन रहा और किसी भी सरकारी लाइब्रेरी में लोगों के दिलों में क्रांति की ज्वाला उठा देने वाली उस किताब को पहुंचने नहीं दिया गया। पर लोगों के हाथ में तो वो किताब पहुंची गई थी, भले वो सरकारी लाइब्रेरीज में न पहुंची हो, लेकिन लोगों के घरों तक वो किताब पहुंच गई थी। मई 1909 में सावरकर ने लंदन से अपनी लॉ की डिग्री पूरी कर ली, लेकिन खार खाए बैठे अंग्रेजों ने उन्हें वहां प्रैक्टिस करने की अनुमति नहीं दी। उधर एक बड़ी घटना हो जाती है। 1 जुलाई 1909 मदन लाल ढींगरा लंदन में भारत सचिव के राजनीतिक सलाहकार रहे विलियम कर्जन की हत्या कर देते हैं। कहा जाता है कि 1 साल पहले यानी 1908 में अंग्रेजों ने जो बंगाल के युवा क्रांतिकारियों 19 वर्षीय खुदीराम बोस, 20 वर्षीय कन्हैयालाल दत्त और इसी तरीके से सतिंदर पाल और काशीराम को फांसी पर लटकाया था, उसी के विरोध में कर्जन की हत्या इन्होंने की थी। यह सर्वविदित है कि 1906-07 तक मदन लाल ढींगरा एक अमीर घर के बिगड़ैल बेटे जैसे थे। उनके खानदान में किसी का भी इस आजादी की लड़ाई से, क्रांति से कोई ताल्लुक नहीं रहा था, बल्कि उनके पिता डॉक्टर गिट्टामल ढींगरा अमृतसर में चीफ मेडिकल ऑफिसर यानी कि सीएमओ हुआ करते थे और अंग्रेज अधिकारियों से उनके बढ़िया संबंध हुआ करते थे। जिस विलियम कर्जन की हत्या मदन लाल ढींगरा ने की थी, वो भी डॉक्टर गिट्टा के एक मित्र हुआ करते थे और शायद तभी अंग्रेजी शासन में वो इतनी बड़ी कुर्सी तक बैठे हुए थे। सीएमओ अंग्रेजी समय में वो हुआ करते थे। लेकिन कहा जाता है कि एक बार लंदन हाउस में ही सावरकर के झकझोरने पर ढींगरा के अंदर बैठा राष्ट्रभक्त जाग उठा और वो क्रांति के पथ पर इस कदर चला कि 1908 में भरी सभा में उस अंग्रेज अधिकारी कर्जन के चेहरे पे उन्होंने बंदूक तान दी और 5 गोलियां दाग दी, जिससे कि वो अधिकारी निपट जाता है। उनके पिता डॉक्टर गिट्टामल ने विलियम कर्जन की हत्या के पहले ही ये भांप लिया था कि उनका लड़का उनके हाथ से निकल चुका है और किसी दिन वो कोई बड़ी क्रांतिकारी घटना को अंजाम दे सकता है। इसलिए उन्होंने अखबार में बकायदा विज्ञापन देते हुए पहले ही अपने पुत्र को डिसोन कर दिया था, यानी घोषित कर दिया था कि मदन लाल ढींगरा से मेरा और मेरे परिवार का कोई लेना देना नहीं है। बल्कि स्थिति यहां तक पहुंच गई कि अभी 2015 में मदन लाल ढींगरा को स्वतंत्रता संग्राम के शहीद के रूप में सम्मान देने हेतु अमृतसर में 2 बड़े राज्य स्तर के कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें उनके परिवार से जुड़े लोगों को बुलाया गया, पर कोई भी नहीं आया। शायद वो अभी भी उनका बायकॉट करते हैं और डॉक्टर गिट्टामल के पदचिन्हों पर चलते हैं। यह भी एक अजीब विडंबना है कि आप अपने देश के क्रांतिकारी को आज तक पहचान नहीं पाए, मतलब उनका परिवार नहीं पहचान पा रहा है। देश तो पहचान रहा है लेकिन उनका परिवार अभी तक नहीं पहचान पाया। खैर, कर्जन की हत्या के बाद मदन लाल ढींगरा को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसके बाद उनके परिवार को तो आना नहीं था। सावरकर ने ही, आप भाई मान लीजिए, पिता मान लीजिए, गुरु मान लीजिए, सावरकर ने ही ढींगरा के लिए सारी भूमिकाएं निभाते हुए उनको राजनीतिक व कानूनी सलाह दी। लेकिन 17 अगस्त 1909 को एक बड़ी ही अजीब घटना होती है। 17 अगस्त 1909 को अंग्रेजों ने बिना कानूनी कार्यवाही ठीक से पूरी किए ढींगरा को फांसी दे दी। मदन लाल ढींगरा को एक देशभक्त क्रांतिकारी बताते हुए सावरकर ने लंदन में आंदोलन उग्र कर दिया। अंग्रेजी सरकार परेशान होने लगी और उसने उन्हें फंसाने का मन बना लिया। दूसरी तरफ 1909 में एक और बड़ी चीज होती है, जो कि मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि मुस्लिम लीग की मांग पर इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, जिसे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहते हैं, वो पास हो जाता है, जिसके तहत मुस्लिमों को भारत में सेपरेट इलेक्टोरेट मिलता है। सावरकर ने लंदन में उसके खिलाफ भी आवाज उठानी शुरू कर दी। सावरकर से पहले से परेशान अंग्रेजों ने इंडिया हाउस की गतिविधियों में उनके लिप्त होने को आधार बताते हुए उनके ऊपर हत्या की योजना में शामिल होने और पिस्तौल उपलब्ध कराने का आरोप लगाते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया। 8 जुलाई 1910 अंग्रेजी सरकार सावरकर को एसएस मोरिया नामक एक जहाज से भारत के लिए डिपोर्ट कर देती है। 24 दिसंबर 1910 को उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुना दी जाती है और अगले ही महीने 31 जनवरी 1911 को उन्हें दूसरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। यानी एक ही जीवन में उन्हें कुल तकरीबन 50 साल की काले पानी की सजा भुगतनी थी। 7 अप्रैल 1911 को उन्हें उस सजा को भुगतने के लिए अंडमान की सेल्युलर जेल भेज दिया जाता है।
सावरकर के खिलाफ कोई बड़ा साक्ष्य उपलब्ध नहीं था। मैं पूछना चाहता हूं कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म का यहां भारत में 1909 में विरोध करने या किसी अन्य क्रांतिकारी गतिविधि में शामिल होने के लिए कितने कांग्रेसी नेताओं को अंग्रेजी हुकूमत ने काला पानी जैसी कठोर सजा दी? आप खोजिए वो नाम। मैं इस श्रृंखला के तीसरे भाग को वीर सावरकर के अंडमान की जेल में बंद होने के साथ ही समाप्त करता हूं। चौथे भाग में हम लोग समझेंगे जेल में बिताए उनके यातनापूर्ण दिनों को और उस वक्त देश में मौजूद हालातों को भी समझेंगे जिसने उन्हें सोचने पे मजबूर किया कि क्या इस जेल की दीवारों पर 50 साल तक सिर पटक पटक के मर जाना उचित होगा या कोई युक्ति लगाकर वापस भारत की मुख्य भूमि पे पहुंचकर कुछ नए प्रयास करने होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।